हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति झवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 7 चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। मुझे उम्मीद है आप लोग इसके न्यूमेरिकल जरूर कर रहे होंगे। कुछ न्यूमेरिकल आपसे हुए भी होंगे, कुछ आपसे नहीं भी हुए होंगे और कुछ होकर भी नहीं हुए होंगे। ऐसा भी होता है ना, आधा तो हो गया आधा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, आप लोग कोशिश करते रहिए, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0 है। कोई एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B0 गिवन है। ओके, इसी कुंडली के अक्षीय बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर, इसी कुंडली के अक्षीय बिंदु पर, और दूरी भी कितनी है जितनी इसकी त्रिज्या है। मान लो इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर कितनी है, B है। B0 नहीं, B0 तो यहाँ है, B है। तो B बाई B0 का मान ज्ञात करो। अब आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बायो सावर्ट नियम के एप्लीकेशन में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र, उसके अक्ष, इन सब के ऊपर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है। केंद्र वाला भाई B की वैल्यू केंद्र के लिए इतनी होगी, अक्ष वाला, अक्ष हम R दूरी पर मानते थे, यहाँ R बराबर कैपिटल R गिवन है, वो रख दो। प्रथम स्थिति यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 Ni/2R होता है ना, और अक्ष पर कितना होता है, μ0 Ni/r² स्मॉल r² प्लस कैपिटल R² की पावर 3/2। यहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R गिवन है, इसलिए यहाँ पे रख दिया। बस इसको सॉल्व कर लिया। B बाई B0 निकालना है तो इसका भाग दे दिया। जब आप इसको सॉल्व करके भाग करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2√2। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, इसलिए आपको फॉर्मूले तो सारे याद होने ही चाहिए। और कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करिएगा। मैं ये आपके लिए हमेशा इसलिए छोड़ती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि एग्जाम में कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आपको हैंड से ही सारी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आप अभी से ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक तो आप परफेक्ट हो जाओगे कैलकुलेशन में। ओके बच्चों, इसलिए विदाउट कैलकुलेटर आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, और कोई टफ कैलकुलेशन नहीं होती है, इजीली सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की। देखो कितना कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रेक्षित, वेग समान है, चुंबकीय क्षेत्र समरूप है और इनको लंबवत प्रेक्षित किया गया है ये चारों कण। वो बोल रहा है कि बताओ किस कण पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा। अब देखो इसमें आपको मतलब कोई मैथमेटिकल पार्ट कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको F का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, F जो होता है वो QV क्रॉस BB होता है नहीं होता, या I डेल L क्रॉस BB होता है, या F बराबर होता है I डेल L क्रॉस B। हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, होता है। हमें I तो दे नहीं रखा, डेल L भी नहीं दे रखा, B तो दे रखा है। उसने बोल रहा है वेग भी समान है और B भी समान है और लंबवत प्रेक्षित हो रहे हैं। ठीक है, लंबवत प्रेक्षित हो रहे यानी कि एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। तो बताओ ये क्यों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि V और B सबके लिए समान है कणों के लिए। ठीक है, एंगल भी सबके लिए समान है। तो F जो है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली आवेश पर। ठीक है, अब जिसका आवेश ज़्यादा उस पर लगने वाला बल भी ज़्यादा। तो अब बताओ इन चारों में से किसका आवेश ज़्यादा, बताओ किसका होगा, 3Li7 का होगा नहीं होगा ना, 3Li7 का इसका आवेश सबसे ज़्यादा है, जबकि इन सबका आवेश इससे कम है। तो बताओ किसके ऊपर सबसे ज़्यादा बल लगेगा, 3Li7 पर, क्योंकि इसका आवेश ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर लगने वाला बल भी ज़्यादा। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था या नहीं था ना, मतलब आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना था कि हम किस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करें और किस तरह से यूज़ करें। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि G प्रतिरोध के धारा मापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है तो पार्श्व पथ यानी कि शंट का प्रतिरोध होगा। देखो शंट को पार्श्व पथ भी करना भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में शंट कहते हैं, हिंदी में इसको पार्श्व पथ करना कहते हैं। तो आप लोग अपने शंट वाले वहाँ पर लिख लेना ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। अब वो क्या बोल रहा है कि आपका जो धारा मापी है उसका प्रतिरोध हमने RG माना था, RG को वो G बोल रहा है, क्योंकि हमारे डेरिवेशन के जो सिंबल्स थे वो अलग थे ना बुक से, इसलिए। और मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है, और इसमें से कितनी धारा निकल रही है, IG, और IG का मान कितना है, मुख्य धारा की 2% है।
मुख्य धारा मान लो आई है तो उसका 2% जो है वो IG है। अब वो बोल रहा है कि बताओ आपका जो शंट प्रतिरोध हमने RS माना था वो कितना होगा, वो इस G की फॉर्म में बताओ कि G की फॉर्म में कितना होगा। कुछ नहीं करना, शंट प्रतिरोध वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लगा दीजिए। ये था IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG, इसकी जगह आएगा IG, ऐसा ही तो था हमारा। RS था IG RG अपॉन I माइनस IG, था या नहीं था, हम निकाल चुके हैं ये। IG कितना दे रखा है, मुख्य धारा का 2%, यानी कि इसको 0.02 I एम्पेयर लिख दूँ, 0.02 I की फॉर्म में लिखना है तो 0.02 I लिख दिया। RG की जगह G दे रखा है, I एज इट इज़ है, IG की वैल्यू वापस पुट कर दी। बस इसको सॉल्व भी तो करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा RS आएगा G/49। करना आप पॉइंट्स को हटा के इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा, 2 इससे कटेगा और ये कट उठा के ये इतना आएगा, RS आएगा G/49। तो देखो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। और मैंने बताया भी था कि आपको इस फॉर्मूले को याद करने की कहीं नीड नहीं है। शंट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। शंट करते हैं तो जो अल्प प्रतिरोध होता है वो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, तो आप वहाँ से इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो 2 सेकंड का काम है, आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हो। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को टैबलेट पॉइंट में ये चीज़ बताई थी कि आप लोगों को ये चीज़ याद करनी है। आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होते हैं, और रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से याद करो। एमीटर होता है धारा को मापने वाला, तो धारा अगर हम मापना चाहते हैं, और प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट। तो अगर हमें धारा मापनी है तो हमें रुकावट को क्या करना पड़ेगा, कम। तो जितनी कम रुकावट हमारा एमीटर उतना ही आदर्श। तो आदर्श एमीटर के लिए तो क्या होनी चाहिए, प्रतिरोध 0, लेकिन 0 हो नहीं पाता, ये भी चीज़ हमने बताई थी, लेकिन वो यहाँ आदर्श की फॉर्म में पूछ रहा है। तो आदर्श एमीटर के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0। जबकि वोल्ट मीटर कि हम चाह रहे कि हमारे वोल्ट मीटर में से कोई धारा नहीं गुजरे, इसलिए हम उसके प्रतिरोध को कैसा लेते हैं, उच्च लेते हैं। तो उच्च का मतलब क्या हुआ, अनंत। तो अनंत और शून्य। अब देखो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, पहले वोल्ट मीटर लिखा है तो पहले वोल्ट मीटर का लिखो, फिर एमीटर लिखा है तो एमीटर का लिखो। बहुत बार बच्चे क्या होता है, पता भी होता है लेकिन जल्दबाजी में है ना, ढंग से पढ़ते नहीं है और ये वाला टिक कर जाते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि हमने सही टिक किया है, जबकि उनको पता ही नहीं कि उन्होंने गलत टिक कर दिया। तो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। अब उसने वोल्ट मीटर पहले दिया है या एमीटर, वो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, हो सकता है वो इसको इंटरचेंज कर देता, ये एमीटर इधर और ये इधर आ जाता, तो फिर ये आंसर होता, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार ढंग से पढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये था। तो बच्चों आज हमने क्या किया, इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हमने छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम लोग हमारे जो आंकिक प्रश्न आते हैं ना, वो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग तब तक प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन निकालने से पहले आप लोग अपने बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करिए। एग्जाम्पल सॉल्व करने से हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हम क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।